3704 मैथ मास्टर कैडर पेपर सॉल्व वाली ये अपनी सैकेंड वीडियो आ। फस्ट वीडियो में आप 1 तो लैके 15 तक सम सॉल्व कर ले सी। इस वीडियो में फिर आप 16 ऑनवर्ड सम स्टार्ट करांगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि हर सम के नाल जिहड़ा रिलेटेड कंसैप्ट आ वो आप चंगी तरह समझिए ताकि नैक्सट टाइम जो क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। काफ़ी क्वेश्चन तो आप देखते हैं कि प्रीवियस पेपर विचों ही रिपीट हो जाते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाती है, कंसैप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहिंदा। सो हर क्वेश्चन के नाल जिहड़ा रिलेटेड आप कंसैप्ट समझने की कोशिश करनी है। सो स्टार्ट करते हैं फिर 16 सम। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाइज फॉर अ जॉब इन 2 firms X and Y. He estimates that the probability of his being selected in firm X is 0.7 and being rejected at Y is 0.5. इतने select होंदी है, इतने reject होंदी है. And the probability of at least one of his application being rejected is 0.6. Now the probability that he will be selected, again selected दी पूछी है, in at least one of the firm. तो एटलीस्ट वन का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूनीयन इनू आप मानते हैं। एटलीस्ट वन मीनस और मीनस भी यूनीयन, एटलीस्ट वन मीनस भी यूनीयन। सो जो आप मैथीमैटिकल फॉर्म च एक्सप्रैस करांगे तो यदा मतलब यूनीयन लवांगे। तो आप देखते हैं पहला एक्स विच सिलैक्ट होंदी हैगी है 0.7, वाई विच रिजैक्ट होंदी है वाई डैश है 0.5। तो सिलैक्ट होने की कितनी होगी फिर वो भी 0.5 ही आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, एटलीस्ट वन मतलब यूनियन, पर रिजेक्टेड क्या होया। सो एक्स डैश यूनियन वाई डैश, एक्स ते वाई दी यूनियन नहीं, एक्स डैश ते वाई डैश दी यूनियन आ। एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड लिखा होया, सिलैक्टेड नहीं। तो ए विचों रिजैक्ट होंदी जां बी विचों रिजैक्ट होंदी, घट्टो घट्ट एक विचों रिजैक्ट होंदी। एक्स डैश यूनीयन वाई डैश ये दिता होया आपां नूं 0.6। तो फाइंड करना सिलैक्टेड इन एटलीस्ट वन, यूनीयन फाइंड करनी आ कुछ आपने। सो यूनीयन का फॉर्मूला होंदा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस इंटरसैक्शन। इंटरसैक्शन मिसिंग है इत्थे, इत्थों इंटरसैक्शन ले लांगे आपां। जो सारे दे डैश नूं कल्ले कल्ले दे डैश च बदली दा जां कल्ले दे कल्ले डैश नूं सारे दे च बदली दा, यूनीयन इंटरसैक्शन बन जाती है, साइन चेंज हो जाता। डी मॉर्गन लॉ। सारे दे डैश नूं लिख लीता, फिर 1 माइनस दैट, किसी का भी कंप्लीमेंट होवे तो 1 माइनस दैट कर दीदा। तो 1 माइनस 0.6 0.4 आ जाऊगा इत्थे। इंटरसैक्शन सानूं मिल गई है, इंटरसैक्शन 0.4। तो हुण पी एक्स भी हैगा, पी वाई भी हैगा, इंटरसैक्शन भी हैगी आ, यूनियन फाइंड कर दो। पी एक्स यूनियन वाई कितना आ जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस इंटरसैक्शन, बेसिक फॉर्मूला होंदा। सो एक्स वाली हैगी 0.7, वाई वाली हैगी अपने को 0.5, इंटरसैक्शन हैगी 0.4, 1.2 माइनस 0.4 0.8 आ जाओ। सो इसका ऑप्शन अपने को बन जाना 0.8, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो इतों आप देखो एटलीस्ट वन रिजैक्ट वाली तो आप इंटरसैक्शन फाइंड कर ली। पी एक्स पी वाई ऑलमोस्ट गिवन ही सी, पी वाई फाइंड करना पाया अगेन इतों 1 चो स्प्रैड करके, पी एक्स पी वाई फिर इंटरसैक्शन फिर बेसिक फॉर्मूला ला के यूनियन। एटलीस्ट वन तो और का मतलब यूनियन होंदा, तो एंड का मतलब या बहुत का मतलब इंटरसैक्शन होंदा। ये बेसिक कंसैप्ट थोड़ा क्लीयर होना चाहिए। सो 16 का ऑप्शन आ गया अपने को, ऑप्शन नंबर डी। फिर 17 देखते हैं। फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट। सो हुण देखो इन्हां दे अपने कोल फॉर्मूले भी हुंदे आ ए बाय बी दे, ते इन्हां दा वैसे भी मतलब आपां नूं पता होना चाहिए। पी ए बाय बी का मतलब हुंदा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी इज गिवन। सो ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन। इत्थे मतलब बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वैन बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन। इन्हां दी बाय डेफिनेशन सानूं इन्हां दा मतलब पता होना चाहिए कि जिहड़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इहदा मतलब की हुंदा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वैन बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन।
सो दोनों केसेस बी कॉम्पलीमेंट तो गिवन आ। प्रोबेबिलिटी पहला ए की फाइंड करनी है, फिर ए कॉम्पलीमेंट की, तो दोनों को प्लस करना। दोनों ही केसेस बी कॉम्पलीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन आ, जी डेफिनेशन अकॉर्डिंग चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पलीमेंट वैन बी कॉम्पलीमेंट इज गिवन। हुण आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पलीमेंट ये हमेशा कितनी होंदी है, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस वो कॉम्पलीमेंट की प्रोबेबिलिटी, इन्हां दा सम हमेशा अपने को 1 आऊगा, बिकॉज ए तो ए कॉम्पलीमेंट मिल के एक तरह का यूनीवर्सल सैट या सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर लैणगे ना, सारी सैंपल स्पेस कवर कर लैणगे ए तो ए कॉम्पलीमेंट मिल के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पलीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पलीमेंट वैन बी कॉम्पलीमेंट इज गिवन। सो बी कॉम्पलीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन आ तो ये फाइंड करनी है, तो ये सम हमेशा ही अपने को कितना होंदा 1। सो ये कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की लोड़ नहीं, जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पलीमेंट। सिमिलरली कोई होर इत्थे क्वेश्चन आ जाता जे आपां नूं कहिंदे जिवें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थल्ले कुछ भी हुंदा इस तरह हुंदा, ए तो गिवन ही है दोनों च, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्पलीमेंट वैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन या वैन ए इज गिवन, तो अगेन इत्थे 1 आना सी। सो जे स्टार्टिंग तो अपने कोल कॉम्पलीमेंट आ जाए, एक मतलब बी आए तो एक कॉम्पलीमेंट आ जाए तो 1 ही आऊगी। सिमिलरली बी बाय ए कॉम्पलीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्पलीमेंट बाय ए कॉम्पलीमेंट, तो दोनों केसेस असीं देख सकते हैं ए कॉम्पलीमेंट गिवन आ। गिवन मीनस डेफिनेशन पता हो तुहानूं इहदा मतलब की हुंदा, पी ए बाय बी का मतलब तुहानूं पता हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी इज गिवन। सो ए कॉम्पलीमेंट गिवन आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्पलीमेंट 1 आ जाएगी। सो हर केस आंसर 1 आ जाना सी। जे आ चीज़ सेम हो उपर ए हो तो एक बार उस चीज़ का ही कॉम्पलीमेंट हो दैन आंसर विल बी 1, बिकॉज ए तो ए कॉम्पलीमेंट मिल के सारी यूनीवर्सल सैट कह लो, सैट थ्योरी जां आपां प्रोबेबिलिटी कह लो भी सारी सैंपल स्पेस कवर कर लेंदी है। सारी सैंपल स्पेस कवर होगी तो प्रोबेबिलिटी 1। फिर नेक्स्ट है 18th, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, इत्थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, ए बाय बी की 1/2, बी बाय ए की 2/3, बी की फाइंड करनी है। इत्थे हुण असीं अपने फॉर्मूलास लावांगे ए बाय बी ते बी बाय ए दे की हुंदे, सारा कुछ लिखते हैं। चलो आपां ए की हैगी 1/4, ए की 1/4, ए बाय बी की ते बी बाय ए की, इन्हां दी भी लिखते हैं। ए बाय बी की हैगी 1/2 ते बी बाय ए की 2/3। सो हुण आपां इत्थे फॉर्मूले लगान जा रहे हैं। पी ए बाय बी मतलब पी इंटरसैक्शन बी अपॉन पी बी, ये 1/2 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब पी ए इंटरसैक्शन बी कह लो या बी इंटरसैक्शन ए, कोई गल आ, अपॉन पी ए 2/3 है। ਹੁਣ पी ए की वैल्यू 1/4 है, इत्थे पुट कर दो, इधर ले जाएंगे इनू 2/3 इंटू 1/4, ये बन गया 1/6। ਹੁਣ यही 1/6 आप इत्थे पुट कर देना ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाए अपन। सिंपल क्वेश्चन सी, पहला इत्थों पी ए इंटरसैक्शन बी लभ रहे हैं, पी ए की हैल्प नाल पी ए की प्रोबेबिलिटी भर के पी इंटरसैक्शन बी की आ गई, उही हुण इत्थे वैल्यू पुट करके पी भी मिल जूगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल गया अपन 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 1/3। सो इत्थे असीं फॉर्मूला लगाया पी ए बाय बी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हुंदा। डेफिनेशन भी क्लीयर होवे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी इज गिवन, कई बार डेफिनेशन की लोड़ पैंदी है तो कई बार जस्ट फॉर्मूले की लोड़ पैंदी है, तो इत्थे फॉर्मूले की लोड़ पई, इक्वेशन बना के एक दूजे पुट करके साडा आंसर आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज़ 5 क्वेश्चन आ, ईच क्वेश्चन हैज़ 3 ऑल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करैक्ट। हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन, जिवें अपने 4 ऑप्शन आ ना इत्थे हर क्वेश्चन के, उस तरह हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन आ, 3 आंसर आ, जिन्हां चों इक्को ही करैक्ट आ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गैट 4 और मोर करैक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी दसनी है जस्ट बाय गैसिंग। तो इस तरह के बाइनोमियल थ्योरम नाल आपां क्वेश्चन कर देंगे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाल करांगे इहनूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कदों लगा सकते हैं भी जिथे सिर्फ अपने कोल
दो ही चॉइसिस होण, जिवें हुण जां तां देखो करैक्ट होऊगा जां इनकरैक्ट होऊगा। जिवें हैड टेल वाले क्वेश्चन च हो गया, कॉइन वालियां च, डाइस वालियां च, जिथे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलीयर होवे ते हर वार प्रोबेबिलिटी सेम रहनी होवे, उत्थे आपां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकदे हुंदे हां कि जदों हर वार प्रोबेबिलिटी सेम रहनी होवे। तो हुण क्वेश्चन जिन्ने मर्जी करी जावे, हर वार उहदे करैक्ट होण दी प्रोबेबिलिटी उन्नी रहनी है ना, तो कोई प्रोबेबिलिटी घटनी जां वधनी नहीं। इस तरह जिवें कॉइन डाइस वाले क्वेश्चनां च हुंदा, मान लो हैडां दी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ, दूजी वार सुट्टूगा फिर भी 1/2 रहनी है, तीजी वार सुट्टूगा 1/2 रहनी है। सो उत्थे आपां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ क्वेश्चन करदे हुंदे आ जिथे हर ट्रायल विच प्रोबेबिलिटी सेम रहनी होवे। तो सक्सैस फेलीयर नाल करन वाला क्वेश्चन आए। सो इत्थे आपां अपने कोल n हैगा 5, क्योंकि 5 क्वेश्चनस आ। प्रोबेबिलिटी पुछी आ 4 और मोर करैक्ट आंसर होने दी। सो P अपना आ जाऊगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ करैक्ट आंसर। किसी एक क्वेश्चन नूं करन वेले करैक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी P हुंदा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस इन वन ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस इन वन ट्रायल हुंदा है, ध्यान रखना। सो किसी एक क्वेश्चन नूं सॉल्व करन वेले सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्योंकि 3 आंसर आ, 3 ऑप्शन अपने कोल, तो 1/3 होगी। आम MCQ 'ਚ 4 ऑप्शन होंगे आ, करैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होंगी आ। इत्थे सिर्फ 3 ऑप्शन दिते आ, 3 आंसर आ हर क्वेश्चन के, सो करैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। Q फिर अपने को आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलीयर 1 - 1/3, दैट इज 2/3। हुण फाइंड करना आपां 4 और मोर करैक्ट आंसर, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। 4 और मोर, जां तां 4 आंसर करैक्ट होणगे ते जां फिर 5 होणगे, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आ। हुण Px इज इक्वल टू R का फॉर्मूला सारिਆਂ ਨੂੰ पता होवे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, NCR Q की पावर n - R P की पावर R। सो 4C4 5n अपने को 5C4 Q की पावर 1 P की पावर 4। इत्थे आना 5C5 Q की पावर 0 P की पावर 5। सो 5C4 आप सॉल्व करके जो NCn - 1 डायरैक्ट n होंदा अपने को, नहीं तो फैक्टोरियल का भी फॉर्मूला ला सकते हैं, ਜਾਂ कोई शॉर्टकट भी होंगे NCn - 1 n। Q की वैल्यू 2/3 P की 1/3। NCn 1 होंदा, अगेन फॉर्मूला भी ला सकते हैं जो तुहानूं ये शॉर्टकट नहीं याद, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, नहीं तो ये लगा लो। नहीं तो कुछ डायरैक्ट भी होंगे NCn 1 NC01 NC1 n आ, NCn - 1 भी n आ। सो भी 1 हो गया, P हैगा 1/3 की पावर 5। सो ये अपने को बन गया 10 इंटू, इत्थे भी 1/3 की पावर 5 रह जाना, इत्थे भी 1/3 की पावर 5। 1/3 की पावर 5 जो कॉमन ले ली, 10 + 1 11, 11/3 की पावर 5, 11/2 43। ये आंसर बन गया। 3 की पावर 5 बन गया ना डिनोमीनेटर, ऊपर 5 × 2 10 करता, फिर कॉमन लैके 10 + 1 11, 11/2 43 या 11/3 की पावर 5। ये अपने को सही आंसर बन गया 19 का C ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है 20th, प्रोबेबिलिटीज़ वाले ये सारे क्वेश्चन है। इफ A अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए सी 3/10 आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/5 आ, A यूनियन B की 3/5 आ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A + A/B फाइंड करनी है, B/A + A/B। इतने फॉर्मूले लावांगे फिर, तो B/A का फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PB इंटरसैक्शन A अपॉन PA, इतने PA इंटरसैक्शन B अपॉन PB। PA हैगा PB हैगा, इंटरसैक्शन है नहीं, अपन लोड़ पैनी है। सो पहला इंटरसैक्शन फाइंड कर लिया होने, इंटरसैक्शन इतों यूनियन भी हैगा, PA भी है PB भी है, इतों आप इंटरसैक्शन फाइंड कर लेने। नाउ PA यूनियन B, PA + PB माइनस इंटरसैक्शन, यूनियन 3/5 3/10 ਤੇ 2/5, 3/5 3/10 ਤੇ 2/5, सारिया वैल्यूज पुट करती इतों इंटरसैक्शन आ जाऊगा। एक साइड लिया हुआ बन गया 1/5 - 3/10, इस तरह आ गया। ये बन गया 10 2 - 3 -1/10, माइनस ना माइनस कैंसल 1/10,
इंटरसैक्शन मिल गया। हुण यही इंटरसैक्शन आपां बस इत्थे दोवां 'च पुट कर देना। कितना है अपने कोल 1/10। ए हैगी ए दी प्रोबेबिलिटी 3/10। अगेन इंटरसैक्शन अपनी 1/10 आई हुई है तो बी दी कितनी है अपनी 2/5। 1/3 प्लस 1/4 ये बन गया अपने को 7/12 बन गया। सो 7/12 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सो बेसिक जिहा क्वेश्चन सीगा। आ फॉर्मूला तुहानूं याद होवे पी बी बाय दा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसैप्ट आ। इंटरसैक्शन मिसिंग सी सो पहला इत्थों फाइंड कर लिया ये लगा के। इंटरसैक्शन जो फाइंड हुई पुट की बस नाल दी नाल आंसर आ गया। सो 7/12 ऑप्शन नंबर डी। फिर नैक्सट है अपने को इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ आर रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू 1/6 एंड पी ए कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन बी कॉम्पलीमेंट इज इक्वल टू 1/3 दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंडिपेंडेंट दिते हुए इवेंट जे दो इवेंट अपने को इंडिपेंडेंट होने का रिजल्ट होंगे पी ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। सो इंटरसैक्शन तो आप खोल के लिख लाँगे पी ए इंटू पी बी। सिमिलरली जे ए तो बी अपने को इंडिपेंडेंट आ तो उन्होंने कॉम्पलीमेंट लैके भी वो इंडिपेंडेंट आते होंगे। ए कॉम्पलीमेंट तो बी कॉम्पलीमेंट भी इंडिपेंडेंट होने तो इनू भी आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पलीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्पलीमेंट। सो इक्वेशनस बनाने आप इतों तो अपने को इत्थे बन गई कि पी ए इंटू पी बी 1/6 इंडिपेंडेंट आता मल्टीप्लाई बन गया। एक इतों बनाने आप पी ए कॉम्पलीमेंट इंटरसैक्शन पी बी कॉम्पलीमेंट 1/3 इनू 1 - पी ए लिख लाँगे 1 - पी बी। दोनों ही प्रोबेबिलिटी मिसिंग आ ए तो बी दी। सो ब्रैकेट खोल के बन जाना है माइनस पी ए पी बी पी बी। ये पी बी 1/6 इत्थे भर दी है आपां तो 1 + 1/6 - 1/3 पी ए प्लस पी बी। दूजी इक्वेशन तो बन जा रही इक्वेशन हम 5/6 बन गया 5/6 तो दोवां का प्लस बन गया 5/6। ठीक है 5/6 बन गया बस 5/6 मल्टीप्लाई सी दोवां की 1/6 प्लस बन गया 5/6। सबस्टिट्यूशन ला लेने तो पी ए की वैल्यू फाइंड कर लेने पी ए इतों आ गया 1/6 पी बी की फॉर्म च लिया जाओ इत्थे भर देंगे। ये भरता आप इन टर्म्स ऑफ पी बी आ गया सारा। एलसीएम ले लो ओके तो बस कैलकुलेशन है बेसिक। एक्स मान लेने 5x इज इक्वल टू 1 + 6x²। सो अपने को क्वाड्रेटिक बन गई सम करके -5 इंटू करके 6 सो बन गया 1/3 तो 2/3 1/2 1/3 एंड 1/2 या तो 1/3 हो सकती है या 1/2। ऑप्शन चो देखते हैं कि 1/3। सो 21 का आ गया अपने को ऑप्शन नंबर बी 1/3 आ गया। फिर नेक्स्ट है अ पर्स कंटेन्स 4 कॉपर कॉइन्स एंड 3 सिल्वर कॉइन्स। द सेकेंड पर्स contains 6 copper and 2 silver. A coin is taken out from any one of these two purses selected at random. The probability that it is a copper coin. दो पर्स अपने को देखिए एक पर्स में 4 कॉपर आ 3 सिल्वर आ। ये पर्स फर्स्ट आ। सैकेंड पर्स में 6 कॉपर आ 2 सिल्वर आ। ये पर्स नंबर 2 आ। A coin is taken out from any one of these two purses selected at random. कोई भी दोनों पर्सेस विचों एक पर्स सिलेक्ट किया तो उस कॉइन कढ़िया। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ कॉपर कॉइन कि वो कॉपर कॉइन होगा दी प्रोबेबिलिटी दसनी। दो केस बन गए इत्थे। पहला केस के मान लो पहला पर्स सिलेक्ट होया सी उहदे चों कॉपर कॉइन निकलिया होवे। दूजा केस के दूजा पर्स सिलेक्ट होया सी उस चों कॉपर कॉइन निकलिया होवे। तो मान लो पहला पर्स सिलेक्ट होया सी पहले पर्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 उहदे चों अगे कॉपर कॉइन निकलती 4 कॉपर आ 7 टोटल आ 4/7। ये पहले केस की प्रोबेबिलिटी आ गई। जे पहला
ਪਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 1/2 ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਟੂ ਕਾਪਰ ਕੋਇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ 6/8, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ 1/2 ਇੰਟੂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਾਪਰ ਕੋਇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ 4/7। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ 1/2 ਇੰਟੂ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਕੋਇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ 6/8। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2/7 plus 3/8, 16 plus 21/56, 37/56. So 37/56 आ गया, that is option number B. So cases वाला क्वेश्चन सी ਇਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਇਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਇਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਨਾ। ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਇਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਕੋਇਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਆਫ ਕਾਪਰ ਕੋਇਨ, ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਕ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬੈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, a fair die is thrown 20 times. Getting a number greater than 4 is considered as a success. Then the mean and variance of number of successes are respectively. Mean ਤੇ variance find ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ 20 ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, N20 ਹੈ। 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਣਾ ਸਕਸੈਸ। P ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਵਨ ਟਰਾਇਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਥਰੋ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਣਾ। ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 6 ਹੋਊਗਾ ਡਾਈਸ ਤੇ। ਸੋ 2/6 ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 6, ਦੋ ਹੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਈਸ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ, 2/6 ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/3। ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ P। ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ 1 - 1/3 ਦੈਟ ਇਜ਼ 2/3। ਹੁਣ ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, NP 20 × 1/3 ਦੈਟ ਇਜ਼ 20/3। ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NPQ 20 1/3 2/3 40/9, 20/3 ਤੇ 40/9। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 6.6 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4.4 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24th, a fair coin is tossed n times if x is the number of time that head occur and probability of x is equal to 4, x is equal to 5 and x is equal to 6 are in arithmetic progression AP, then the value of n. So ਆ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AP ਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ AP ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ABC ਜੇ AP ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ 2B is equal to A plus C. So 2 into probability of x is equal to 5 A plus C. ਤਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, x is the number of time that head occur. head ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, probability of success head 1/2, failure ਦੀ 1/2। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾने NCR NC5 Q ਦੀ ਪਾਵਰ n - 5 P ਦੀ ਪਾਵਰ 5, NC4 Q ਦੀ ਪਾਵਰ n - 4 P ਦੀ 4, NC6 Q ਦੀ n - 6 P ਦੀ 6। ਹੁਣ P ਤੇ Q ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ P ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਨਾ P ਤੇ Q ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
सो इत्थे आपां हुण आपां फार्मूला ला लैंदे n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। पहला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाऊगा इसी तरह। हुण इन्हां नूं फैक्टोरियल खत्म करना है, इत्थों सब तो छोटे तक खोल दो। इन्हां चों सब तो छोटा 4 आ, सारिਆਂ ਨੂੰ 4 तक खोल दो। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इन्हों भी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैं चलो थोड़ा डिटेल च करूँगा, शॉर्ट च कर सकते हैं आप, मैं समझाने लिए पूरा प्रॉपर करूँगा कटिंग वगैरह। इन्हों चो सब तो छोटा कौन है? n माइनस 6 फैक्टोरियल। इतने सारे n माइनस 6 तक खोल दें। n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 फैक्टोरियल। इतने फिर n माइनस 6 फैक्टोरियल सब तो छोटे तक खोल देना होंगे फैक्टोरियल खत्म करने लिए। ये कट्टिया जाना, इधरों 4 फैक्टोरियल कट्टिया जाना। फैक्टोरियल अपना खत्म हो गया, क्वेश्चन में फैक्टोरियल खत्म हो गया। तो एलसीएम ले लो 30 इंटू n माइनस 4 n माइनस 5 तो बन गया 30 n माइनस 4 n माइनस 5। आ कटिंग होगी, आ भी कटिंग होगी। 12 n माइनस 4 30 प्लस n माइनस 4 n माइनस 5। हम ऑप्शन पुट कर करके देख लेने आप कि किहड़ा ऑप्शन बनता। 13 7 11 12 तो जे 13 भर दें इत्थे बन जाना 9 9 इत्थे बन जाना 8। 72 प्लस 30 102, इधर 108 है, ये तो नहीं बनया। ऑप्शन बी भर के देखते हैं 7 3 बन गया है। 12 इंटू 3 36, इतने 7 भरिया 3 7 माइनस 5 2 30 प्लस 6 36, इधर भी 36। सो ऑप्शन नंबर बी बन गया। ऑप्शन तो आप चैक कर सकते हैं आराम नाल, ऑप्शन नंबर बी। सो कंडीशन सी कि ए पी सी, ए पी की कंडीशन 2b इक्वल टू a प्लस सी। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यूज़ किए, फैक्टोरियल खत्म किया, कैलकुलेशन करके ऑप्शन तो पुट कर करके देख लिया। नहीं तो इससे क्वाड्रेटिक भी बन जानी सी, n माइनस 4 कॉमन लैके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भी n आ जाना सी। चलो नैक्सट देखते हैं, LPP का क्वेश्चन हैगा नैक्सट। A wholesale merchant wants to start the business of cereal with rupees 24,000. Wheat is rupees 400 per quintal and rice is rupees 600 per quintal. Capacity to store 200 quintal cereal. Profit enna, stores X quintal. Objective function find करना। Objective function किवें आंदा हुंदा भी जिहड़ी चीज़ नूं आपां मैक्सीमाइज़ या मिनीमाइज़ करना उत्थों अपना ऑब्जैक्टिव फंक्शन तैयार हुंदा हुंदा। तो आपां प्रॉफिट नूं मैक्सीमाइज़ करना। प्रॉफिट देखो किहड़ियां दो चीज़ां तो आ रहा क्वेश्चन में, एक तो राइस की गल हो रही है तो एक वीट की गल हो रही है। राइस तो वीट नूं वेच के प्रॉफिट आ रहा, तो देख लो राइस तो वीट तो कितना आ रहा 25, राइस तो कितना आ रहा 40। बस इत्थों अपना ऑब्जैक्टिव फंक्शन बन जाऊगा। वीट वाला हैगा अपना वाई क्विंटल, सो 25 वीट है, ये वाई लग जाऊगा 25 वाई। तो राइस वाले हैगा 40 रुपीज़ पर क्विंटल आ रहा, तो किन्ने अपने को क्विंटल राइस आ x प्लस 40x। इतों कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि काली काली च आप 25x प्लस 40y लिख सकते हैं, क्योंकि पहला वीट आ रहा ना, बाद क्विंटल आ रहा, पर लास्ट चीज़ उन्होंने XY वैसे तो आप लैट करते होंगे जे मेन क्वेश्चन सॉल्व करना हो पूरा, पर उन्होंने आप ही दसता कि x तुसीं लैट करना राइस नूं ना कि वीट नूं, तो y करना वीट नूं। सो आ बनूगा 25y प्लस 40x, ऑप्शन नंबर बी। बहुते बच्चे काली च ऑप्शन ए ते टिक लगा सकते हैं 25x प्लस 40y वाले, पर ध्यान रखना है। तो फिर नेक्स्ट 26, द ऑप्टीमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट ए पॉइंट। अगेन LPP का क्वेश्चन। तो ऑप्टीमल वैल्यू मीनस मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कित्थे आंदी हुंदी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ, कॉर्नर पॉइंट्स से आंदी है। कॉर्नर पॉइंट मैथड कहने होंगे आप मैक्सीमम वैल्यू फाइंड करन दा। सो ऑप्टीमल वैल्यू जिन्हों कि आप मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू कहने हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स से आंदी हुंदी है। डायरैक्ट आंसर सी दा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है, अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 items, नेमली टेबल्स एंड चेयर्स। ही हैज़ रुपीज़ 5,000 टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसिस। टेबल की कॉस्ट इन्नी है, चेयर की इन्नी। प्रॉफिट दस्या होया एट अ प्रॉफिट ऑफ आना सी, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 15। Assume that he can sell all the items that he produced
for determining the number of chairs and tables to maximize his profit, the number of constraints। ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ। ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਐਟ ਮੋਸਟ ਵਰਗੇ ਵਰਡ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਐਟ ਮੋਸਟ 60 ਪੀਸਿਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਐਟ ਮੋਸਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਪੀਸ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੇਅਰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਐਟ ਮੋਸਟ 60, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5000 ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਸਟੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ, ਚੇਅਰ ਦੀ, ਟੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕੰਸਟੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਸਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਕੰਸਟੈਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਚੇਅਰ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ ਵਾਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਐਕਸ ਵਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ 2 ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਏ, 3 ਤੇ 4, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਹੋ ਗਏ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। 2 ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੋਟਲ 4 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। Z ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜੇ LPP ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, if value of the objective function can be increased or decreased indefinitely, such a solution is called। ਤਾਂ ਜੇ objective function ਦੀ value increase ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, decrease ਵੀ indefinitely, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ increase ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ decrease, ਤਾਂ such solution ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, the best use of linear programming is to find optimal use of money, manpower, machine, all of these। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ LPP ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਮਲ ਯੂਜ਼, ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ LPP ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ। 30th ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D।